ओके, तो हमने अभी तक जो इस लेसन में हमने जो इट इज चैप्टर 6 जो आपकी हिस्ट्री का है, वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स, इसमें हमने एक बात तो क्लियर कर दी कि जो वीवर्स उनके साथ क्या हुआ। जो हमारी वीवर का मतलब कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो इंडिया की थी, अपनी जाती इंडस्ट्री, उसमें क्या मसला हुआ। और अब हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं दैट इज आयरन इंडस्ट्री एक्चुअली, जो इसमें दूसरा पार्ट है आयरन स्मेल्टर्स। उसके बाद है लास्ट में फैक्ट्री ओनर्स। उसमें हमने देखा कि जो बंबई के आसपास जो फैक्ट्रियां, गुजरात के आसपास जो फैक्ट्रियां लगी, तो उनका फिर बाद में क्या हुआ, किस तरह से उनका जो कंपटीशन है यूरोपियन टेक, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, थोड़ा बहुत इंडिया में भी इंडस्ट्री। उसी तरह हम यहाँ पर आयरन इंडस्ट्री के बारे में भी यहाँ पर पढ़ेंगे कि आयरन इंडस्ट्री जब यहाँ पर जो टिस्को, जिसको हमने क्या कहते हैं इसको, ज्योग्राफी में भी पढ़ा, टिस्को के बारे में हमने ज्योग्राफी में पढ़ा। और उस दिन भी मैंने आपको बताया कि ये आज़ादी से पहले ये टिस्को जो है यहाँ पर इसको सेटल किया गया, तो उसके बारे में भी हमें पढ़ना है। लेकिन सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक खास लफ्ज जो है आपके इसमें हिस्ट्री में आपको ये दिखेगा, देयर इज द स्वर्ड ऑफ टीपू सुल्तान एंड वुड स्टील। वो ऊपर हम कुछ और पढ़ रहे हैं, वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री, तो टीपू सुल्तान की तलवार को हमें क्या करना है। और इसके बारे में हमने पढ़ा कि थर्ड एंग्लो मैसूर वार में टीपू सुल्तान को शिकस्त हो गई। लेकिन पता है जो उसकी तलवार जो है, गौर से सुनना, उसकी तलवार जो है वो आज भी इंग्लैंड में म्यूजियम में रखी हुई है। क्यों? वो एक खास स्टील की बनी हुई है, और ये खास स्टील इंडिया में 6th सेंचुरी बीसी, वो उस दिन जो मैंने बोर्ड पर दिखाया था एडी बीसी वगैरह, यानी ईसा अलैहिस्सलाम से 600 साल पहले, ईसा अलैहिस्सलाम जब दुनिया में पैदा हुए उससे 600 साल पहले, यानी आज तो 2000 है, तो 2000 के साथ 600 जमा कीजिए, 2000 यानी 3000 साल पहले इंडिया में जो है लोहा ऐसा बनता था कि उसकी धूम पूरी दुनिया में थी, दैट वाज नोन एज वुड स्टील। ये वुड्स जो है ये असल में उक्कू से निकला है। ये तमिल, जो कन्नड़ वगैरह जो साउथ इंडिया में लोग भाषा बोलते हैं, तो मलयालम जबान का लफ्ज है, उसकी जो, चूंकि उन जो अंग्रेज थे, ये वैसे भी जो तमिल इलाके, तमिल जो बोली जाती है, ये थोड़ी सी द्रविडियन टाइप की जबान है, और ये खासकर नॉर्थ इंडिया में भी बहुत सारे लोग इसको प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं, तो अंग्रेज़ों की तो बात ही नहीं है। तो अंग्रेज इसको सही तरह से प्रोनाउंस नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने उसी उक्कू को वुड्स पढ़ा। समझ रहे हैं? तो जैसे उन्होंने वो मुख्तलिफ चीज़ों के नाम दिए उसी हिसाब से, तो फिर वो अंग्रेज इधर उधर पढ़ते हैं। जैसे उन्होंने जाबिर बिन हयान को जिबर पढ़ते या गिबर पढ़ते, समझ रहे हैं? इसी तरह इमाम गजाली को अल गज़ल पढ़ते, और इब्न रुशद को एवेरोस पढ़ते, इब्न सीना को एविसेना पढ़ते। यानी उनको यह परेशानी नहीं है हम किस तरह, अगर हमें कोई अंग्रेजी लफ्ज पढ़ने में दिक्कत होती है कभी, या हमने भी देखा है, तो हम एक दूसरे पर हंसते हैं, लेकिन उनको ये परेशानी नहीं, उनको पता है ये सारी दुनिया हमारी गुलाम है तो वो हमारी जुबान को भी गुलाम ही समझते हैं, जिस तरह मर्जी उनकी, हाँ, तो वो पढ़ते हैं। तो और अंग्रेज जब हमारी जुबान में बात करता है तो हमें फख्र महसूस होता है, और जब हम उनकी जुबान में बात करते हैं फिर भी हमें ही फख्र महसूस होता है। ये अजीब बात है, ये असल में ज़हन की गुलामी है। चलिए, ये था थोड़ा बहुत इस वुड स्टील के बारे में। और आपको हैरानी होगी, जब मैं शायद मैं ग्रेजुएशन में, मेरा एक सब्जेक्ट अरबिक था, उसमें हमें एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक पोम थी अरबी में, तो उसमें एक शायर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाक की जो है तारीफ़ें की थी, आपके नाक मुबारक की तारीफ़ें की थी, और उसने पता है किसके साथ तशबीह दी थी? इसी वुड स्टील की तलवार से। मुहन्नद उसने कहा था, मुहन्नद का मतलब वो तलवार जो हिंदुस्तान से आई। ये 1400 साल पहले की बात है, ये हम जानते हैं, ये मुझे ज़िम्नन ये मुझे जहन में आ गया। तो ये ज़बरदस्त स्टील था, और इसको बनाने के लिए अगर आप इसके जो इनगट्स जो बनाए जाते हैं,
ये मतलब एक खास प्रोसेस से बनाया जाता है। कभी आप इसको साइंस में ज़रूर पढ़ेंगे कि इस तरह से ये खास है। हालांकि इसकी प्रोसेस के बारे में हम बात करते हैं, लेकिन एग्जैक्टली वही वुड स्टील आज तक जो है प्रॉपरली उसको अभी भी बनाया नहीं जा सकता। ये उन्हीं को पता था, खास तरीके से बनाई जाती थी। दैट इज वाई कि टीपू सुल्तान की स्वॉर्ड के बारे में, इसका मतलब है कि हमारा यहां जो आयरन इंडस्ट्री का, जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का यहां बहुत पुराने जमाने से यहां, अभी तो अंग्रेजों को शायद इसके बारे में, इसकी स्मेल्टिंग वगैरह के बारे में पता ही नहीं था कि हम जो हमारे जो पूर्वज हैं वो इसको जानते थे। बात समझ में आई? तो अब अगर आप इसमें देखेंगे कि टीपू सुल्तान की स्वॉर्ड के बारे में यही वजह है कि ये एक ऐसा शाहकार था कि कहा जाता है कि अगर किसी का आर्मर भी तलवार टास बचाने कर जो जिरा पहनी जाती थी, आर्मर उसको कहते हैं, हाँ वो भी, तो उसके आर पार वो जाती थी। इतनी शार्प होती थी वो, इतना स्ट्रांग आयरन होता था वो कि वो आयरन आर्मर के पार भी जाता था। इंसान के जिस्म की तो बात ही नहीं, इतना खतरनाक स्टील। और अभी भी अगर आप इंडिया में देखेंगे, दिल्ली में एक जगह पर वो खंबा है, उस प्लेस का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो आज भी है और सदियों से वहां पर है। मतलब अजीब टेक्नोलॉजी। और ये हमारे जो पूर्वज थे, पुराने जमाने के लोग ये करते थे यहाँ पर। एंड दिस क्वालिटी ऑफ स्वॉर्ड केम फ्रॉम अ स्पेशल टाइप ऑफ हाई कार्बन स्टील कॉल्ड वुड्स। तो ये उसी कार्बन, एक हाई कार्बन कंसंट्रेटेड स्टील से बनाई जाती थी जिसको वुड्स कहते हैं, विच वॉज प्रोड्यूस्ड ऑल ओवर साउथ इंडिया। ये पूरे साउथ इंडिया में जो पेनिनसुलर प्लेटो है उस सारे के सारे एरिया में ये बनाया जाता था। और वुड स्टील जो है, जब इसकी स्वर्ड्स बनाई जाती थी, जैसा मैंने कहा कि इसका शार्प एज इतना होता था कि ये कहते हैं कि इसको फ्लोइंग वाटर के पैटर्न से बनाया जाता था और ये किसी के आर्मर को भी चीर के जा सकता था। और इसके कार्बन क्रिस्टल्स जो है वो इसके अंदर एम्बेडेड होते थे, जिससे इसकी शार्पनेस में, इसकी तेजी में, ये साइंटिफिकली इस पर रिसर्च फिर बाद में किया गया लेबॉर्ट्रीज में, तो ये साइंस हमें बताती है आज। लेकिन उस जमाने के लोगों को पता ही था कि ये कैसे बनता है। और वुड स्टील जो है ये सैकड़ों तादाद में जो फर्नेसेस, भट्टियां इसकी होती थी। फर्नेस किसको बोलते हैं? भट्टी, जिसमें इसको तैयार किया जाता था, जिसमें स्मेल्टिंग होती है, जिसमें ये आयरन को या तो काड़न मनन कर इसको पिघलाया जाता है। तो ये मैसूर में बहुत सारी ये फर्नेसेस पाई जाती हैं, क्योंकि टीपू सुल्तान मैसूर का ही रहने वाला था। और इन फर्नेसेस में आयरन को मिक्स किया जाता था चारकोल के साथ, और इनको फिर क्ले पॉट्स में रखा जाता था। फिर जब वो पिघल जाता था तो फिर उसके इनगट्स बनाए जाते थे। और थ्रू एन इंट्रिकेट कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर, इसको टेम्परेचर कितना देना है, कितना नहीं देना है, यानी इसकी खास एक प्रॉपर टेक्नोलॉजी थी। और देन द स्टील इनगट्स वेयर मेड, और उसके बाद इसके इनगट्स बनाए जाते थे जो स्वॉर्ड मेकिंग में फिर काम आते थे। और वुड्स जो है ये एंग्लिसाइज्ड वर्जन, जैसा मैंने पहले ही कहा, ये कन्नड़ जुबान का उकू, मैंने शायद मलयालम कहा पहले आपको, ये कन्नड़, मलयालम और तमिल ये एक ही टाइप की ज़ुबानें हैं, एक ही जगह, मतलब साउथ इंडिया में बोली जाती है। शायद मैंने मलयालम पहले कहा था, ये कन्नड़ ज़बान से लिया गया है। और तेलुगु इसका हुक्कू है, और तमिल भी, इस तमिल और मलयालम में उरुक्कू कहा जाता है। तो हर एक ज़ुबान जो साउथ इंडिया में बोली जाती है, कोई ना कोई इनका नाम है और एक जैसा मिलता जुलता है। और जब अंग्रेज यहाँ आए तो इन्होंने ना उरुक्कू, ना इसको वो उक्कू प्रोनाउंस कर सके, ना उरुक्कू ना हुक्कू प्रोनाउंस कर, तो उन्होंने वुड्स कहा। समझ आई बात? तो वो अपने हिसाब से, मैंने आपको ये पहले भी बताया, वो अपने हिसाब से हमेशा जो है चीज़ों को रखते हैं, उनको ये परेशानी नहीं होती है। जिसका मतलब होता है उनकी ज़ुबान में, जिसका मतलब होता था स्टील, उनकी ज़ुबान में इसका मतलब क्या होता था? स्टील। यानी इन अल्फाज का जो चाहे उरुक्कू है, उक्कू है या हुक्कू है, या वो वुड्स की हम अब बात करेंगे जो अंग्रेज बोलते, तो इसका मतलब है स्टील। और वुड स्टील जो है, इसको इसकी प्रोसेस जो है साउथ इंडिया में हर जगह इसको लोग जानते थे कि इसकी प्रोसेस, बनाने की प्रोसेस क्या है। लेकिन इट इज कंप्लीटली लॉस्ट नाउ। इसकी एग्जिस्टेंस मिड 19th सेंचुरी से खत्म हो गई, और अब लोग जो है
तो इसको नहीं बना सकते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे साइंटिस्ट्स ने इस पर काम करना शुरू कर दिया और कहते हैं कि रशिया का एक साइंटिस्ट था जिसने इस पर काफ़ी काम किया और वो किसी हद तक इसमें कामयाब भी हुआ कि वुड स्टील की तरह उसने, मैंने कहीं पर ये पढ़ा था। तो जो इसकी स्वर्ड जो थी और इसको आर्मर मेकिंग और स्वॉर्ड मेकिंग में बहुत ज़बरदस्त इसका वो था, क्योंकि पुराने ज़माने में हथियार तो यही होते थे और इन्हीं चीज़ों के लिए ज़्यादा इसको इस्तेमाल किया जाता था। और जब यहाँ पर अंग्रेज़ आए तो दिस इंडस्ट्री एक्चुअली डाइड। हर चीज़ के साथ यही हुआ, जो हमारी अपनी चीज़ें हैं आहिस्ता आहिस्ता वो शान रफ्ता हो गए और ख़त्म हो गए और हमारी चीज़ों को बर्बाद कर दिया इन्होंने, क्योंकि इंग्लैंड से उन्होंने इंपोर्ट किया वो जो असल में लोहा उस तरह का लोहा नहीं था जो हम बनाते थे। इसी तरह हमारे कैलिको के साथ भी यही हुआ, हमारे मुस्लिम के साथ भी यही हुआ, हमारी चिंट्स के साथ भी यही हुआ, हर तरह की चीज़ों के साथ यही हुआ। काश वो सारी चीज़ें जो हम पूर्वजों से जो हम जानते हैं हमने उसको ही आगे बढ़ाया होता और अगर यहाँ अंग्रेज़ नहीं आए होते शायद हमारी इस वक्त हालत दुनिया में कुछ और होती। लेकिन अब इसको कौन टालता। तो ये जो है इट वाज डिस्प्लेस्ड लेटर ऑन, और इंग्लैंड से आने वाले लोहे ने इसका सारा, चूंकि ये काफ़ी महंगा होता था और अंग्रेज़ों ने काफ़ी सस्ता लोहा यहाँ लाया, तो इस वजह से बहुत सारे लोगों ने अपनी जो फर्नेसेस जो है दे वर अबेंडनेड। इसी वजह से दूसरी अगर आपको हेडिंग उसमें देखेंगे दैट इज अबेंडनेड फर्नेसेस इन विलेजेस। अब अगर गांव देहात हम घूमेंगे, वहाँ तमिलनाडु के, कर्नाटका, केरला के इलाके में आप जाएंगे, मैसूर के इलाके में देखेंगे तो हर जगह जो है वुड प्रोडक्शन के जो हाईली स्पेशल टेक्निक, रिफाइनिंग आयरन, पुराने ज़माने की मिल्स ही कहिए, वो ब्लास्ट फर्नेसेस वो वहाँ पर पाई जाती है। और ये स्मेल्टिंग एक कॉमन प्रैक्टिस थी वहाँ के लोगों की 19th सेंचुरी तक, और ये बिहार तक, नॉर्थ इंडिया में ये बिहार तक पहुँची हुई थी और बिहार में भी लोग इसको, सेंट्रल इंडिया के कुछ इलाके इसमें थे और बहुत सारे बिहार के बहुत सारे इलाकों में इसको किया जाता था। और द फर्नेसेस वायर बिल्ट ऑफ क्ले एंड सन ड्राइड ब्रिक्स। इसको खाम इससे बनाया थे, खाम ईंटों से बनाया जाता था इस फर्नेस को, इसकी भट्टी को खाम ईंटों से बनाया जाता था। और बाय लेट 19th सेंचुरी द क्राफ्ट ऑफ द आयरन स्मेल्टिंग डिक्लाइनेड। और मैंने पहले भी कहा कि लेट 19th सेंचुरी में, तो अब ये आपको समझ आ रहा है लेट 19th सेंचुरी दैट इज 1880 के बाद, 1890 के बाद, समझ रहे हैं। तो ये फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया। और ये ये क्राफ्ट था एक तरह का, ये हमारी इस सोसाइटी से इसको निकाला गया। उसके रीज़न जो थे कि यहाँ जब अंग्रेज़ आए तो उन्होंने हमारी पुरानी जितनी भी हम क्राफ्ट जो हम जानते थे उनको उस तरह से उन्होंने पैट्रनेज नहीं दिया, क्योंकि वो बाहर से आए हुए लोग थे, यहाँ के थोड़ी अगर यहाँ के होते तो थोड़ा बहुत तो कम से कम इसका ख्याल करते। तो लिहाजा उन्होंने हमारे साथ ये ज़्यादती की कि हमारी इंडस्ट्रीज़ को टोटली उन्होंने एक तरह से तबाह बर्बाद कर दिया। हुक्म करियो सर यो तो दपस कर मॉडिफाई बन स्वत बन सह बनाए अथ पे गोल, अथ बनाए गोल, बह त्रा सुई या बनायस पत किन आरक बह त्रायस गोल या ओके। और गवर्नमेंट ग्रांटेड इसकी क्या वजूहत थी कि जब हम ये देखते हैं कि यहाँ पर ये कारखाने जो है ऐसे ही ख़त्म हो गए, उसकी वजूहत क्या हो गई, किस तरह से हुआ। इसके 3 बुनियादी वजह। कितनी? पहली वजह याद रखिए आप, जब गवर्नमेंट का, हमने पिछले दिन पढ़ा, जब गवर्नमेंट का उन इलाकों पर जिन इलाकों से वो खाम लोहा निकालते थे, मुख्तलिफ इलाकों से जो अगारिया के ट्राइब्स यहाँ पर थे वो मुख्तलिफ इलाकों से इसको खोद के निकालते थे। तो जिन इलाकों में वो जाते थे, ये ट्राइबल पीपल थे, ट्राइबल लोग थे, तो जब अंग्रेज़ों ने नए कवानीन, फॉरेस्ट कवानीन लागू किए, हमने पहले भी पढ़ा उसमें कि वो दिक्कू जिनको समझते थे, ये इनको उन इलाकों में आने नहीं देते थे, लेकिन लेटर ऑन आहिस्ता आहिस्ता अंग्रेज़ों ने उस पर कब्जा कर लिया। और जब वो वहाँ पहुँच गए तो अब इनको एंट्री नहीं हो पा रही थी, ये इनके इलाके छीन लिए गए उनसे, ये पहली बात। और अब अगर कोई जाता भी तो उसको हैवी टैक्स पे करना पड़ता, ये हमने पहले भी पढ़ा
कि किसी इलाके में अगर किसी को एंट्री दे दी जाती थी तो उसका बहुत ज़्यादा पैसा उससे लिया जाता था। इस वजह से ये वहाँ से अब जितनी मिकदार में खाम लोहा लाते थे और जितना टैक्स भरना पड़ता था, फिर मार्केट में उतनी उसकी औकात नहीं होती थी, लिहाजा इनको काफ़ी महंगा पड़ता था। लिहाजा आहिस्ता आहिस्ता यहाँ के लोगों ने जो है इस चीज़ को जो है इस स्टील को बनाना ही छोड़ दिया। क्या करते, तो इसको हम उर्दू में कहते हैं मरते क्या ना करते। तो अब उन्होंने सोचा कि हमें इससे फ़ायदा नहीं होता, उल्टा नुकसान होता, और दिन जो इतने दिन लगते हैं इसमें, फिर हमें कोई जब इसकी इतनी कीमत देता ही नहीं है, तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने छोड़ दिया। और दूसरी वजह इसकी ये हो गई कि यहाँ पर अंग्रेज़ों ने ब्रिटेन से माल लाना शुरू कर दिया और वो सस्ती होती थी और यहाँ का लोहा हाथ से बनवाना पड़ता था, तो उन्होंने मशीन मेड लाया यहाँ, तो उससे भी यहाँ जो है मामला ख़राब हो गया। तीसरी वजह, फिर यहाँ जब टिस्को जब लगाई गई तो अब उसने प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, तो अब जो बचे खुचे बाकी जो कारीगर थे जो अभी कर रहे थे किसी न किसी तरह से, अब वो भी ख़त्म हो गए, क्योंकि अब तो हमने खुद से इंडस्ट्रीज़ में बनाना शुरू कर दिया। बात समझ आई? तो इसके तीन यही बुनियादी वजूहात है। और अब हम ये देखेंगे कि मैंने आपको कहा तीसरी वजह इसकी ये थी कि इंडिया में भी आयरन एंड स्टील की इंडस्ट्री लगाई गई, तो इसमें आयरन और स्टील जो फैक्ट्रीज हैं वो किस तरह से इंडिया आई, इसकी भी एक अजीब कहानी है। मैंने आपको हमेशा बताया कि जब आप अंग्रेज़ों के बारे में ये पढ़ेंगे कि उन्होंने यहाँ पर हमारे लिए कोई काम किया, पहले ये सोचना कि अंग्रेज़ों को उसका ज़रूर नफ़ा होगा। और यहाँ पर हमारे एक शख्स थे जिसको हम कहते हैं दोराबजी टाटा, जो आज आप टाटा जानते हैं, जिन जो इंडिया में सबसे बड़े टाटा, बिरला और अंबानी जो इंडिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनमें जो एक पारसी हमारे यहाँ के जो जमशेदजी टाटा थे, वो इंग्लैंड में बहुत पहले से रहते हैं। समझ रहे हैं? ये पारसी लोग ईरान से आए हैं, जब वहाँ पर जो है इस्लामी सल्तनत कायम हो गई, तो वहाँ से कुछ लोग जो है पारसी मज़हब बचाने के लिए इंडिया पहुँचे। कहाँ पहुँचे? और बम्बई के आसपास के इलाकों में ये पारसी लोग बसने लगे, और उन्हीं में से एक शख्स जो था, इट वाज एक्चुअली जमशेद जी, जो बाद में इंग्लैंड में बसने गया, और उसका बेटा अब इंडिया आया, क्योंकि वो असल में इंडियन थे। तो उसका बेटा जब इंडिया आया तो उसने अपने साथ एक जियोलॉजिस्ट चार्ल्स वेल्ड अपने साथ लाया 1904 में। अब ये 20वीं सदी शुरू हो रही है, गाट इट। यस सर। कौन सी सदी? हमने कहा लेट 19वीं सेंचुरी में ये खत्म हो गया यहाँ। अब यहाँ इंडस्ट्री आ रही है, अपनी इंडस्ट्री के लिए, अपनी इंडस्ट्री यहाँ लगाने के लिए, नए तर्ज की इंडस्ट्री लगाने के लिए अमेरिकन जियोलॉजिस्ट जो है इस दोराबजी के साथ आया, और इन्होंने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया छत्तीसगढ़ के, क्योंकि छत्तीसगढ़ के इलाके में ही उनको लग रहा था कि आयरन डिपॉजिट्स बहुत हो सकते हैं। ये प्लेटो रीजन का जो है नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है, और दे वांटेड टू सेट अप मॉडर्न आयरन इंडस्ट्री। वो क्या चाहते थे यहाँ पर, कौन सा मॉडर्न टाइप मॉडर्न इंडस्ट्री लगाना चाहते थे, सीटीएल प्लांट इंडिया का लगाना चाहते थे। और उन्होंने महीनों भर का सफ़र किया, और फिर उनको जो है एक खास जगह पर वो पहुंचे जिसको हम राजहारा हिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? राजहारा हिल्स। ये छोटा नागपुर प्लेटो में आते हैं, सॉरी छत्तीसगढ़ में आते हैं, वही, हाँ, छोटा नागपुर प्लेटो यानी छत्तीसगढ़ में आते हैं। तो which had one of the finest ores of the world of that time. वहां पर बहुत जबरदस्त किस्म की आयरन ओर पाई जाती थी, हाई क्वालिटी आयरन ओर पाई जाती थी। लेकिन वहां पर ये ऐसा रीजन था कि यहां उनको वाटर काफी चाहिए इस इंडस्ट्री के लिए। ये रीजन ड्राई था, ये खुश्क एरिया है, इसलिए इनको दिमाग में नहीं सूझा कि किस तरह से ये इंडस्ट्री यहां लग सकती है, क्योंकि इंडस्ट्री के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। हमने पढ़ा इंडस्ट्रीज़ में, हमने ज्योग्राफी में पढ़ा, अगर उसको मिला के आप इसको समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आयरन इंडस्ट्री या कोई भी इंडस्ट्री अगर आपको लगानी है तो वहाँ पानी होना बहुत ज़रूरी है। पानी होना, सड़क होना, और लेबर मिलना, रॉ मटेरियल होना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी उसके लिए है। तो इन्होंने देखा कि यहाँ पर जो है हमें शायद कामयाबी नहीं मिलेगी, तो फिर उन्होंने अपनी सर्च जारी रखी दूसरी जगहों पर, और उन्हें वो अगारीज मिल गए जो अभी भी ये काम कर रहे थे, जिनकी मैंने अभी पहले बात की, 5 मिनट पहले मैंने बात की।
अगारी कबीला था, ये यथस ये चवानन कशिर पर, पीछे वो टोकरी बांध के जाते थे और इसमें वो आयरन के वो जो क्या कहते हैं इसको, रॉ आयरन के वो ओर्स लाते थे अपने साथ अपने गांव में, फिर उसको वुड स्टील में कन्वर्ट करते थे। और इन अगारीज ने जब उसको दिखाया कि सोर्स ऑफ आयरन कहाँ है, हम कहाँ से ये लाते हैं, निकाल के कहाँ से लाते हैं, तो उन्होंने इस बहुत सारे इलाके को जहाँ जिसकी इन्होंने इनको पहचान करवाई, जहाँ इन्होंने उनको दिखाया, तो ये वहाँ गए और उन्होंने बहुत बड़े इलाके को वहाँ पर क्लियर किया। और वहाँ एक दरिया भी था जिसका नाम था उसका नाम था सुबरनारेका, सुबरनारेका इस दरिया का, सुबरनारेका, हाँ सुबरनारेका उस दरिया का, आप उसमें बुक में आप देख सकते हैं, इसका नाम था सुबरनारेका या इस तरह का दरिया है, यही नाम था उसका। तो इसके आसपास उन्होंने फैक्ट्री लगाई, क्या लगाई, फैक्ट्री लगाई, और यही इंडस्ट्रियल टाउन बना जिसको आज हम जमशेदपुर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, जमशेदपुर। और ज्योग्राफी में आप देखेंगे ये इलाका जो है इसमें बहुत सारे ट्राइबल लोग रहते थे और वो वहाँ से डिस्प्लेस हो गए और ये इलाका जो है खाली हो गया। और यहीं पर पहला स्टील एंड आयरन एंड स्टील प्लांट लगा जिसको हम टिस्को के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, टिस्को के नाम से जानते हैं। और 1912 से इसने अपनी प्रोडक्शन शुरू कर दी। 1904 में उन्होंने यहाँ से सर्विस स्टार्ट की और 1912 तक ये प्लांट अब अपना काम कर रहा था। लेकिन जब टिस्को यहां स्टार्ट हुआ तो ब्रिटेन से मैन्युफैक्चर्ड स्टील आती थी। कहां से आती थी, अंग्रेज वहां से मंगाते थे। और अब टिस्को जो है उसको उनके साथ कंपटीशन थी तो वो कंपटीशन नहीं कर पा रहा था। लेकिन उसी समय जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार हो गया 1914 में, और ये वर्ल्ड वार जो है इसका एक अहम फरीक जो था वो ब्रिटेन खुद था। यूरोप में जंग हो गई और ब्रिटेन इसका फरीक था। 1914, ये 1912, 2 साल तो किसी ना किसी तरह से टिस्को ने निकाले। अब 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तो इसको कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। टिस्को को मौका मिला क्योंकि अब यूरोप से माल यहां आना बंद हो गया जंग की वजह से। किसकी वजह से, और बहुत सारी चीजें जो इंडिया में हुकूमत को चाहिए थी उनमें खासकर जो उनको डिमांड्स यहाँ पूरी करनी थी, वो रेलवे लाइनें यहाँ बिछा रहे थे, उनको रेल्स की ज़रूरत थी, तो उन्होंने टिस्को से वो लेनी शुरू कर दी। और इसके अलावा आर्मी के लिए उन्होंने कैरेज व्हील्स भी बनाए और कुछ शेल्स भी बनाए इनके लिए। लिहाजा इनका कारोबार काफ़ी अच्छा चला। किनका, टिस्को का। किसका, टिस्को का कारोबार निकल गया बहुत ज़बरदस्त तरीके से। और टिस्को बिकेम द बिगेस्ट स्टील इंडस्ट्री विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। जो इंडिया के अंदर, या जिसको हम कह सकते हैं ये एक तरह से ब्रिटिश एम्पायर है, ब्रिटिश एम्पायर के हां टिस्को एक वाहिद ऐसा सबसे बड़ा प्लांट है जो असल में ब्रिटेन का नहीं है, किसी और का है, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर है। सो in the case of iron and steel industries, expansion occurred when British imports into India declined and the market for Indian industrial goods increased. और इस तरह से जब वो वहां से माल आना ही बंद हो गया तो यहां की इंडस्ट्री बूस्ट हो गई। और मैंने कहा इसकी बड़ी वजह जो थी वो 1914 की जो है वर्ल्ड वार थी। और ये वर्ल्ड वार फिर लंबे अरसे तक चली, 2-4 साल चली, तो इसकी वजह से काफी इसको। और लेटर ऑन अब हम कहेंगे कि बाद में तो वार खत्म हो गई तो ब्रिटेन ने क्यों फिर, लेकिन बाद में ब्रिटेन इतना कमजोर हो गया था, उसकी इंडस्ट्रीज की कमर टूट गई थी, क्योंकि वार जंग कोई छोटी मोटी बात नहीं है और अहम फरीक था इसका जो है। तो इस वजह से यहाँ लेटर ऑन जो है ये सारी चीजें जो है उस तरह से नहीं चली जिस तरह से पहले चल रही थी। उसके साथ साथ एक और डेवलपमेंट इंडिया में हो गई, वो ये थी कि यहाँ नेशनलिस्ट मूवमेंट चली। अब क्या चली, नेशनलिस्ट मूवमेंट। और 1920 के आसपास जो है गांधी जी अब इसका हिस्सा बन गए थे और इंडिया में अपने चीजों के बारे में बहुत ज्यादा लोग जो है अब खबरदार हो गए थे। वो चाहते थे कि हम यहां की इंडस्ट्रीज का चीज इस्तेमाल करें। स्वदेशी मूवमेंट चली और उसके बाद बहुत सारी और भी फैक्टर्स जो है इन्होंने सपोर्ट किया और इंडिया में जो तब से लेके अब तक जो है टिस्को आगे बढ़ता गया और आयरन इंडस्ट्री जो है आगे चलती रही और बढ़ती रही। थैंक्स अ लॉट। ये
सब जो है टॉपिक ख़त्म हो गया और हम इसकी एक्सरसाइज पर जाएंगे।